आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अब परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, यानी 44 के अराउंड क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे 45th क्वेश्चन से। देखिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है आपको उस हिसाब से काम करना है। परसेंटेज के अंदर कोशिश करिए, कई बार देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी साथ के साथ रखना है। क्वेश्चन देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, यानी 45th क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत प्रति वर्ष प्रति विषम वर्ष में प्रति विषम वर्ष में 25% बढ़ती है और हर सम वर्ष में 20% कम होती है। तो उसकी कीमत में 180 साल बाद कितना बदलाव आएगा, यानी 180 साल बाद उसमें क्या बदलाव रहेगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। देखिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। इसके अंदर कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अगर ऑड होगा तो बढ़ेगा 25%, इवन होगा तो 20% कम हो जाएगा। यानी अगर मैं मान लेता हूं, अगर अभी इवन वर्स है, 25% का बढ़ने का मतलब है पहले अगर 4 था तो अब 5 हो जाएगा। फिर वापस देखिए 20% कम होने का मतलब है 5 से 4 हो जाएगा। यानी आपने देखा 2 साल के अंदर जो चीज थी वो वही रही। अगर ये ओड होता तो देखिए 5 से 4 हो गया, फिर ये 4 से फिर 5 हो गया। यानी हर 2 साल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई चेंज नहीं रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब नो चेंज आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका 2 से भाग हो रहा है। यानी इसी तरीके से आपने देखा 180 साल की बात हो रही है तो 2 से हो गया, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा। तो हर 2 साल बाद इसके चेंज रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए एक्स्ट्रा भी बन सकता है क्वेश्चन की, पहले साल दे दिया उसने, ये भी 2000 है, 2040 तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पर उसने पूछ लिया 2041 में। अब 41 में अगर पूछा है तो ऑड वर्ष में क्या है, 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज आंसर हो जाएगा। अगर ये भी हो सकता है कि वो इवन वर्ष पे आ जाए,
कि भाई आपने देखा इवन वर्ष हो अगला साल, यानी 2042 हो। अगर आपने देखा 4 से 5 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान ही रखना है इसे। यानी इसके अंदर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 2 साल के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यानी नो चेंज आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर, ये 180 2 से भाग हो रहा है। अगर ये पूछता है 181, तो ये शुरुआती वर्ष देगा आपको कि भाई शुरुआती वर्ष आज ये है, यानी उसे बताना पड़ेगा कि आज इवन है या आज ऑड वर्ष है। इवन वर्ष होगा तो इवन के हिसाब से चलेंगे, ऑड वर्ष होगा तो ऑड के हिसाब से चलेंगे। जैसे मैंने बताया 2000 से 2040 और 2041 पूछ लिया। अब हो सकता है इसी तरीके से 2017 से 2047। ठीक है, ये उसने दे रखा है कि आज 17 है और 47 है, यही कंडीशन दे रखी है कि 30 साल बाद पूछ लिया उसने। तो आपने देखा हर 2 वर्ष के अंदर तो कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी जो यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर रहेगा। और उसने पूछा 2048 में, इवन वर्ष में क्या होता है, 20% कम हो जाता है, तो वो यहाँ पर 20% कम आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था इवन के साथ, ये एग्जाम्पल हो गया ऑड के साथ, इसी के अंदर। तीन लगातार बढ़ोतरी के बाद एक व्यक्ति की आय उसकी शुरुआती आय की 378/125 हो जाती है। तो उसकी आय पहले वर्ष, पहली बार कितने प्रतिशत बढ़ी थी, यदि तीसरी बढ़ोतरी प्रतिशत में दूसरी बढ़ोतरी से दुगनी है, और दूसरी बढ़ोतरी पहली से प्रतिशत में दुगनी है।
देखिए इसे करने के लिए आप दो तीन तरीके दे सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, पहला तरीका अगर बनाते हैं तो बड़ा ही पड़ेगा। 125 अगर शुरुआत में थी, ये पहला इंक्रीमेंट हो गया, ये दूसरा इंक्रीमेंट हो गया, ये तीसरा इंक्रीमेंट हो गया। और ये बराबर है 378 के। जो चीज़ 125 थी वो 378 हो जाएगी। आर के लिए सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा, जो कि कैलकुलेटिव पार्ट पड़ेगा ये वाला। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, अगर मैं ऑप्शन से ही देख लेता हूँ, पहली अगर 125 है, अगर ऑप्शन ए लेता हूँ तो 110, 120, 140, ये 378 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखते हैं 378 के बराबर आना चाहिए, यानी अगर आप सिर्फ कंपैरिजन करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 11 आ रहा है, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अगला ऑप्शन उठाते हैं, 15, 30, 60। अब आप देखते हैं अगेन, इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 होना जरूरी है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। 125, 120, 140, 180, ये आ जाएगा। यानी पहली बढ़ोतरी 20 की, दूसरी 40 की हो गई, तीसरी 180 की हो गई। अगर आप देखते हैं 3, 7, 8, इसके अंदर 9 है, इसके अंदर भी 9 है। अब आप देखेंगे अगर ये 3 से भाग हो रहा है, ये 7 से भी भाग हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं अगला ऑप्शन लेता हूँ, 125 इंटू 25 यानी 125, 150, 200, तो ये 378 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर भी 9 नहीं था, यहाँ पर भी 9 नहीं था। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप नेट परसेंट से भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखते हैं कोई 125 की चीज 378 की हो गई, 253 रुपए के करीब इसमें ब्याज मिल गया, यानी 200% के करीब। अगर पहली रेट 10 है, दूसरी 20 है, तीसरी 40 है, ये 200 तो नहीं बनेगी। 15, 30, 60, 20, 40, 80, 25, 50, 100। अगर नेट रेट निकालते हैं आप एक्स वाई से, तो ये 32 हो गया और 40, 32 और 40 होगा, 200 नहीं बन पाएगा। ये 45 या 50 हो गया, 50 और 60 के साथ देखेंगे तो 33, 133 के करीब बनेगा, 140 के करीब, 200 नहीं बनेगा। 40 और 20, 60 और 8, 68, यानी 70 ये हो गया, 80 ये हो गया लगभग। 70 और 80 यानी 150 हो गया, और 7 अट्ठे 56 यानी 200 के करीब आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन से ऐसे देखें, चाहे ऑप्शन से ऐसे देखें। ये नेट परसेंट निकाला है आपने, या आपने एमजी कॉन्सेप्ट वेरीफाई किया है। अब आप इसे लिख सकते हैं।
यदि पी क्यू आर यू और वी में क्रमशः बदलाव 25% की बढ़ोतरी, 60% की बढ़ोतरी, 10% की कमी, 20% की बढ़ोतरी और 50% की बढ़ोतरी है, तो एम में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और उसको आपको ध्यान से समझना होगा पहले। ध्यान से क्या समझना है, देखिए अभी तक हमने क्या करा था, कोई भी चीज अगर दो पे डिपेंड करती है, पी इक्वल टू एक्स वाई, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने का आपने फॉर्मूला निकाल लिया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पर अगर एडिशन में कोई चीज होती है तो आप उसके अंदर डेफिनेट इंक्रीमेंट नहीं निकाल सकते। यानी अगर पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, एक्स अगर 10% बढ़ता है, वाई 20% बढ़ता है या 25% बढ़ता है, तो दिक्कत है। जैसे कि अगर आप बोलते हैं एक्स इंक्रीज हो गया 10%, वाई इंक्रीज हो गया 10%, तो पी इंक्रीज हो जाएगा 10%। पर अगर एक्स 10% इंक्रीज हुआ है, वाई 20% हुआ है, तो पी की वैल्यू आप डेफिनेट नहीं निकाल सकते कि पी कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। यानी जब भी ये एडिशन में इस तरीके से होगा तो यानी परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना दिक्कत पड़ेगी आपको, डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं निकाल पाएंगे हम। ये परसेंटेज की बेसिक प्रॉपर्टी है कि एडिशन में ये परसेंटेज ऑपरेट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो इसकी डेफिनेट वैल्यू पता होनी जरूरी है, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि सेम है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात समझते हैं इसी चीज को यहां पर। पी जो है 25% बढ़ता है 4 से 5, क्यू जो है 60% बढ़ता है 5 से 8, 10% कम होता है 10 से 9, यानी ये आ जाएगा। अगर आप देखते हैं, क्योंकि पी क्यू आर निकालना है मेरे को, पी क्यू आर 10 हो गया है, पी क्यू आर 18 हो गया, तो
पी क्यू आर की वैल्यू 10 18 हो गई, यानी 8 बढ़ गई, यानी 80% बढ़ गई। सेम यही चीज मैं यूबी के साथ देखता हूँ। यू कितना बढ़ गया? 20% यानी 5 से 6। 50% यानी 2 से 3। अब अगर आप देखते हैं ये भी 10 से 18 है, यानी ये भी 80% है। अब एक बात और समझिए, जैसे कि यहाँ लिखा है 2 PQR, यहाँ लिखा है 3 UB। अगर PQR इंक्रीज हो रहा है 80%, तो 2 PQR भी 80% बढ़ेगा, क्योंकि केवल कांस्टेंट ही तो है, यानी केवल कांस्टेंट ही तो आगे मल्टीप्लाई कर रखा है। अब मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाऊंगा कि भाई m की वैल्यू है अगर, तो m मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, मुझे अगर लिखना होगा तो इसी तरीके से लिखने से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जितना इंक्रीमेंट पी क्यू आर में होगा उतना ही इंक्रीमेंट इसके अंदर होगा, यानी एक तरीके से पूरा x है और एक तरीके से पूरा y है। अब आप अगर देखते हैं कि ये 10% अगर ये 80% इंक्रीज होता है और ये भी 80% इंक्रीज होता है, तो m भी 80% इंक्रीज हो जाएगा, यानी m विल इंक्रीज बाय 80%। और अगर आप देखते हैं कि भाई इसमें तो 80 आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, तो ये चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो इसे आप पूरे को नोट करिए जैसे कि ये लिखा हुआ है। देखिए एक तरीके से वही बात हो गई, जैसे किसी मान लेते हैं किसी बंदे का वजन 20% इंक्रीज हो जाता है, तो उसके वजन का 10 गुना कितने परसेंट इंक्रीज होगा? उसके वजन का 10 गुना भी उतने परसेंट इंक्रीज होगा। जैसे कि आप परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, ये शुरुआत वाली चीज लिखते हैं आप, ये बाद वाली, ये शुरुआत वाली। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इंटू 100 करके। अगर इसे मैं 10 से गुणा कर दूं, इसे भी 10 से गुणा कर दूं, इसे भी 10 से गुणा कर दूं, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे 2.3 से गुणा कर दूं, 2.3 से गुणा कर दूं, 2.3 से गुणा कर दूं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन लेके पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि भाई अगर ये लिखा हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ऊपर नीचे कट जाएगी। तो इसलिए आपने देखा इस चीज में आपको केवल ये कैलकुलेट करना है कि पी क्यू आर पे कितना फर्क पड़ा और यूवी पे कितना फर्क पड़ा। अगर दोनों सेम है तो ही कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं हो सकता है। एक गांव में
इसकी जनसंख्या 3,11,250 है। महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 43:40 है। यदि 24% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 8% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो उस गांव में पढ़े लिखों की कुल संख्या कितनी है? ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप देखते हैं ये 40 और ये 43, उसने एक बात बोली टोटल इतना है, यानी 83 यूनिट की वैल्यू 311250 है इसकी। इसमें 24% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 8% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। देखिए 24% इसका निकालना है, 8% इसका निकालना है। अगर मैं 8% कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 3 यानी 120, यहाँ बचेगा 43। आपको निकालना है 8% ऑफ 163, यानी 83 यूनिट की वैल्यू आपको पता है। आपको वैल्यू निकालनी है 8% ऑफ 163 की। जैसे कि आपने पढ़ा है, आप डीएस भी लगा सकते हैं, इसमें एमजी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। 163 यहाँ गया तो 163 का मल्टीपल मिलेगा यहाँ पर। 163 का अगर मल्टीपल देखते हैं, अगर मैं ये काट देता हूँ तो ये दिख रहा है आपको 489, 3 गुना।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप डीएस भी लगा सकते हैं। इसका डीएस देखता हूँ मैं अगर, तो 9 हो गया, बचा 3। इसका कितना हो गया 8, 3 अट्ठे 24 यानी 6। इसका कितना हो गया 2 यानी 3। जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा 8 6 14 5 19 1 6, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये आपको निकालना है। वैल्यू निकालते वक्त आप एमजी कॉन्सेप्ट या डीएस में से कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से करना है इसे, या वुमेन और मैन का रेशियो उल्टा लिखा है और यहाँ परसेंटेज उल्टी दे रखी है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलते हैं, और वह 476 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसमें कुछ बताना था मेरे को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। आइए देखते हैं। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। विजेता को 84 मिलेंगे तो हारने वाले को 16 मिलेंगे। अंतर बचा कितने का, 68 का। और उसी की वैल्यू आपको दे रखी है 476। और आपको वैल्यू निकालनी है कुल वोटों की, कुल वोट जो पोल हुए। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए मैंने बेसिकली क्वेश्चन इसलिए कराया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको अभी तक आदत पड़ गई मल्टीपल देखने की, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम देखें और हमें ये पता लग जाए कि भाई इसका मल्टीपल तो आंसर नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी, कि इसके अंदर भी 3 नहीं है, इसके अंदर भी 3 नहीं है। 3 मैंने अपने हिसाब से ले लिया, ठीक है। तो आपने देखा इसके अंदर भी 3 नहीं है, इसके अंदर भी 3 नहीं है, तो आंसर 3 का मल्टीपल तो नहीं होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है। और ये 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ 3 ऑप्शन 3 से भाग होते हुए दिख गए, तो आंसर 3 का मल्टीपल तो डेफिनेटली नहीं होगा।
तो तीनों ऑप्शन 3 से भाग हो रहे थे, इसलिए वो तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखें, 8 को किससे गुणा करें जो लास्ट में 6 आए? या तो 2 से कर सकते हैं या 7 से कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ क्या 9 के 0 के अलावा आखिरी संख्या क्या क्या है। ये 7 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 9 है। तो 8 को 9 से करूंगा तो 2 आएगा, 1 से करूंगा तो 8 आएगा, 6 से करूंगा तो 8 आएगा, 7 से करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, लास्ट डिजिट से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर 68 को 7 से गुणा किया तो इसे भी 7 से गुणा किया तो 700 आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। या फिर आप डीएस भी लगा सकते हैं कि भैया आपने देखा इसके अंकों का योग कितना हो गया, ये 17 हो गया, यानी 8 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया। आपने देखा जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 7 हो जाना चाहिए। 8 दूनी 16 यानी 7। तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक छोटी सी चीज को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं, आप लिख सकते हैं अभी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो सिंपल ही था क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। दस प्रतिशत लोगों ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए वोटों का 10% अमान्य घोषित कर दिया जाता है। विजेता उम्मीदवार मान्य वोटों का 54% पाता है। और 1620 मतों के बहुमत से जीत जाता है। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नामांकन था? देखिए एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है, यहाँ से सोच के आंसर करना है।
आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले तो वो कह रहा है कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, यानी जितनों ने डाला है वो कौन है? 9 में से 10, 10 में से 9, जिन्होंने अपना वोट डाला है। डाले गए मतों का 10% अमान्य है, तो 90% मान्य होगा, यानी 90% अगर आप निकालेंगे इसका, तो ये क्या आ गया? ये आ गया वैलिड वोट्स। कितने वोट मान्य रहे? अब जो विजेता उम्मीदवार है उसे 54% वोट मिलते हैं, और जो हारने वाला है उसे 46% मिलेंगे। उत्तर कितना आ गया? 8% का। और ये 8% किसका है? ये 8% होगा मान्य वोटों का, यानी वैलिड वोट्स का। और ये बराबर दे रखा है आपको 1620 के, यानी अगर आप तो 81 यूनिट की वैल्यू 1620 है। 250 पंजे 1250, इसकी निकालेंगे 25,000 आ जाएगी। 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना है, देखिए ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप अगर देखते हैं 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, यानी 90% ने डाला है, 10 में से 9 लोग वोट डाल रहे हैं। और जो डाले गए वोट हैं वो भी सारे मान्य नहीं है, कुछ लोगों ने गलत वोट डाल दिया, तो 90% ही वैलिड है, तो इसका 90% निकाला। यानी आप देखते हैं अगर 100 में से 81 वोट ऐसे हैं जो वैलिड होंगे, अगर 100 लोगों का नामांकन था, ठीक है। और इसी के बेस पे जीत और हार का फैसला होगा। आपने देखा विजेता उम्मीदवार को 54%, हारने वाले को 46%, तो अंतर आ गया 8%। ये अंतर 8% का किस पे आएगा? वैलिड वोट्स पे आएगा। तो वैलिड वोट्स का आपने 8% निकाला जो कि 1620 है। इसे काटेंगे, ऊपर वाली आ जाएगी 81 यूनिट, जिसकी वैल्यू ये है 1250 की, 25,000 आ जाएगी। 25,000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% वोटर अपना मत डालते हैं, जिसमें से 2% को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो कि मान्य वोटों का 75% है। तो उस चुनाव में कुल कितने लोगों का
नामांकन था। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए। इसी मेंस एग्जाम में आया हुआ है, 15 में या 16 में। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन किया था आपने, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। 75% लोगों ने अपना वोट डाला है, यानी 4 में से 3 लोगों ने वोट डाला है। ये डाले गए वोट हैं, इसमें से 2% अमान्य है, यानी 98%। 98 को हम लिखते हैं 49/50, यानी ये आपका आ गया वैलिड वोट्स। अब जो विजेता उम्मीदवार है उसे वैलिड वोट का 75% मिलता है, यानी इसका 75% निकालेंगे, जो कि 9,261 के बराबर है। यानी आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर देखिए, आपको ये पता है कि भाई 9261 जो है वो 21 का क्यूब होता है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको पता है या नहीं पता है। पता होगा तो डायरेक्शन अलग तरीके से करना पड़ेगा, नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अगर ये 21 का क्यूब है तो आप देखते हैं जो आंसर आएगा। देखिए, 21 का क्यूब मतलब है 3 बार 3, 2 बार 3 तो इससे कट जाएगा, 1 बार 3 यहाँ पर बचेगा, तो आंसर 3 का मल्टीपल मिलेगा। एमजी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 7 का मल्टीपल मिलेगा।
क्योंकि 7 भी 3 बार है, यहाँ 7 2 बार है। तो 3 का और 7 का मल्टीपल, ये देखिए 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल है। इस 3 का और 7 का मल्टीपल आपको ये मिलेगा, क्योंकि आंसर में 9 नहीं आएगा, आंसर में केवल 3 ही आएगा। तो 3 का मल्टीपल आपका ये हो गया, और 9 7 का मल्टीपल भी आपका ये हो गया। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डीएस लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 9 से भाग कर देता हूँ इसे, 1029, ये आ जाएगा। अब इसके अंकों का योग कितना है, 3 है। इसके अंकों का योग कितना है, 4 है। इसके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो 6/4 यानी 6 × 7, यानी जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं आप, ये 6 हो गया, ये आपका 6 4 10 11 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे। यानी फिर भी अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से आसान कर सकते हैं कैलकुलेशन अपनी। बाकी अगर ये पता है तो बहुत ही ईजी है, एमजी कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को ए बी या सी ग्रेड मिलता है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को ए ग्रेड मिलता है, जबकि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को बी ग्रेड मिलता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 3500 से कम है, तो सी ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है काफी। सेम क्वेश्चन रिपीट मिल सकता है आपको।
ये देखते हैं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए ग्रेड वाले जो विद्यार्थी हैं, इसे आप लिख सकते हैं, देखिए 57 1/7, 57.142857। तो 57 1/7 होता है आपका 4/7। ये टोटल है। इसी तरीके से आप बी को लिख सकते हैं। बी हो गया 26.44, यानी 26 प्लस 4/9। 4/9 कैसे, क्योंकि 26.4 बार है, तो इसे आप 26 प्लस 4/9 लिखेंगे, जो कि 238/900 आएगा। कितने परसेंट है ये, तो 238/900 आ जाएगा। अब देखिए टोटल संख्या तो सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या करा, इसे 7 से गुणा किया, इसे 900 से, इसे भी 900 से। इसे भी 7 से करेंगे। 2 सत्ते 1400, 3 सत्ते 21, 1610, 1666। तो अगर आप देखते हैं टोटल 6300 अगर होते तो ए प्लस बी कितने होते, 5266। पर वो एक बात बोल रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 3500 से कम है, यानी इस फ्रैक्शन को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस आप करते हैं, ये आ जाएगा। और आप ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस भी आपको कम से कम संख्या से काटना है, क्योंकि आपको सी की संख्या ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इसके आगे नहीं काटेंगे, चाहे ये कटता हो या ना कटता हो। आपको केवल पहली कंडीशन इससे कम लानी है, बस इससे कम आप लिया, ये हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इतना है, ए प्लस बी इतना है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3150 माइनस 2633, यानी 517 आ जाएगी। तो 517 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा अलग वैरायटी का है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। अब आप इसे लिख सकते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 7/4 से गुणा कर देता है, 3/5 की जगह
कितने प्रतिशत की गलती आएगी? गलती बताना है कितने प्रतिशत का हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए सिंपल ही है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। अब देखिए जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 7/4 और 3/5, यानी 4 और 5। एक ऐसा नंबर देखिए जो 4 और 5 से भाग हो सके, जिससे ये जो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में है ये फ्रैक्शन में ना रहे, ये इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मैंने वो नंबर ले लिया 20। 20 को मोड़ा मुझे गुणा करना था 3/5 से, जो कि आ गया आपका 12। पर गुणा मैंने किससे किया? 7/4 से। तो आंसर आ गया आपका 35। चीज जो 12 आनी थी वो अब 35 आ रही है, यानी 23 की गलती हो गई। 23 की गलती हो गई 12 पर। इसे आप लिख सकते हैं 24 - 1/12। 24 हो गया 200%। 1/12 हो गया यानी 8 से 1/3%। तो यह आ जाएगा 191 2/3%। तो इतने प्रतिशत का एरर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, इसमें आपको केवल यही देखना है एक ऐसा नंबर जो 4 और 5 से भाग हो सके, जिससे कि आपका आंसर केवल नंबर नंबर में रहे, फ्रैक्शन में ना रहे। तो आपने देखा 20 है वो नंबर, 5 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 4×3 = 12। यानी जो रिजल्ट आपका 12 आना चाहिए था, अब वो रिजल्ट आपका 35 आ रहा है। तो आपने देखा कितना एरर आ रहा है? 23 का एरर आ रहा है। 23 क्या नहीं, 24 - 1, 24 हो गया आपका 200%। 1/12 आपने पढ़ी है, 8 से 1/3%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आयकर 19% बढ़ जाता है और कुल आय 6% कम हो जाती है, तो आयकर की दर होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी पेट क्वेश्चन में से है, यानी काफी बार आ जाता है। कॉन्सेप्चुअल रहता है बेसिकली।
देखिए ध्यान से समझिए। देखिए जो इनकम होती है वो टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर होती है, या फिर आप बोले तो इनकम में से टैक्स घटा देंगे तो नेट इनकम आ जाएगी कि आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर इनकम सेम है, क्योंकि यहाँ देखिए इनकम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, यानी वो सेम है इनकम, क्योंकि ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स डिक्रीज इंक्रीज होता है इतना और नेट इनकम इतने प्रतिशत कम हो जाती है, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी में दे रखी है। अगर आप ध्यान से समझे, अगर इनकम सेम रखनी है मेरे को, तो टैक्स में से अगर ए घटाऊंगा तो नेट इनकम में ए जुड़ जाएगा, टैक्स में से अगर बी जोड़ूंगा तो नेट इनकम में से ए घट जाएगा। यानी जो चीज एक में कम होगी उतनी दूसरे में बढ़ेगी, यानी ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला पार्ट है वो आपका सेम रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 100 रुपये अगर इनकम है, 10% का रेट है, अगर रेट 20% का हो जाए, यानी ये 10 कम हो गया, ये 10 बढ़ गया, ये 10 बढ़ गया, ये 10 कम हो गया, यानी आपने देखा जितना इसमें इंक्रीमेंट होगा टैक्स के अंदर, उतना ही नेट इनकम के अंदर कमी हो जाएगी। यानी इसने यहाँ पर एक बात बोली है कि नेट इनकम अगर 6% कम होती है तो ये इतना बढ़ जाता है, यानी नेट इनकम का 6% बराबर है टैक्स के 19% के, क्योंकि जितना एक कम हो रहा है उतना ही दूसरा बढ़ रहा है, यानी वो वैल्यू सेम है, वो परसेंटेज सेम नहीं है, वो वैल्यू सेम है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये इसका 10 बढ़ रहा है, इसमें 10 कम हो रहा है, यानी जो जितना प्रतिशत इसका होगा इंक्रीज होगा उतने प्रतिशत इसका डिक्रीज होगा और दोनों चीजें बराबर होंगी। यानी आपने देखा कि भाई ये नेट इनकम है, ये टैक्स है, ये रेशियो आ गया आपका 19/6। टोटल इनकम कितनी हो गई 25, टैक्स कितना देना पड़ रहा है 6, तो 24% दर हो जाएगी। इसी को हम डायरेक्ट ही ध्यान रखते हैं, ये सारा तो कॉन्सेप्ट है कि भाई ये 6 हो गया और ये 19 + 6 यानी 25 हो गया, और वही आपका डायरेक्ट आ जाता है 24%। यानी जो भी आपकी नेट इनकम डिक्रीज करेगी वो 6% यहाँ आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 19 + 6 यानी ये 25। इससे आप रेट निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये है कि भाई एक में जितनी इंक्रीमेंट होगा दूसरे में उतनी कमी करनी पड़ेगी अगर इनकम सेम रखनी है तो यानी आपने देखा ये इंक्रीमेंट उतना ही है जितना इसमें डिक्रीमेंट है, और परसेंटेज सेम नहीं है, परसेंटेज अलग अलग होगा और उस परसेंट की वैल्यू सेम आएगी, जैसे यहाँ पर हमने ली है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। एक वस्तु की कीमत 4 पदार्थों से बनी है, ABCOD, जिनकी कीमत का अनुपात 3:4:5:6 है। यदि उनकी कीमत में क्रमशः बदलाव, 10% की बढ़ोतरी, 25% की कमी,
30% की कमी और 40% की बढ़ोतरी होती है तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। देखिए ध्यान से देखेंगे, वस्तु की अगर कीमत देखी जाए टोटल कितनी हो जाएगी, 18। 6 4 10 5 15 3 18। अब जो बढ़ोतरी हो रही है वो हम देखते हैं, बढ़ोतरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है। 10% पहले में बढ़ता है यानी 0.3 प्लस का। दूसरे में 25% कम होता है यानी -1। तीसरे में 30% कम होता है यानी 1.5। चौथे में 40% बढ़ता है यानी 2.4। तो 2.7 में से 2.5 घटाएंगे यानी 0.2/18। 1/90। 1/9 आपको पता है 11.11। 1/90 हो जाएगा 1.11, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अंदर केवल केवल आपको यही देखना है कि कीमत में बदलाव कितना कितना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें 3 क्वांटिटी थी, यहाँ पर 4 क्वांटिटी है। कुल कीमत यही मान ली और उसके हिसाब से आपने इंक्रीमेंट निकाल लिया। ताजे अंगूर में 8% पानी है, 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है, यदि सूखे अंगूर का वजन 500 किलोग्राम है तो उसका कुल वजन
कितना रहा होगा जब वे ताजे होंगे? देखिए ये भी काफी पेट क्वेश्चन है, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ताजे अंगूर में 80% पानी है और 20% पल्प है, यानी रेशा। सूखे अंगूर में 10% पानी है, 90% पल्प है। क्योंकि देखिए पानी जैसे जैसे जाता रहेगा, पल्प की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, पल्प की परसेंटेज बढ़ेगी। क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, यानी गूदा जितना पहले था उतना ही अब है, पर क्योंकि पानी कम हो रहा है इसलिए इसकी परसेंटेज बढ़े जा रही है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, ड्राई ग्रेप्स अगर 500 किलोग्राम है तो उसमें पल्प कितना रहा? 450 किलोग्राम। और ये पल्प जो है शुरुआत में भी इतना ही रहेगा, क्योंकि पल्प कम नहीं होता कभी भी, वो उतना ही रहता है जितना गूदा होता है। यानी 20% की वैल्यू अगर 450 है, 100% आपको निकालना है। आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, नहीं तो सीधा 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करेंगे 2250 आ जाएगा। तो 2250 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिए एक बार फिर। देखिए ताजा अंगूर है, ये सूखा अंगूर है, केवल इतना ही फर्क है कि भाई यहाँ पर 10% पानी है और यहाँ पर 80% पानी है, पानी कम हो रहा है। और जो पल्प की मात्रा है वो समान रहेगी। मात्रा समान रहेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वांटिटी सेम रहेगी, परसेंटेज चेंज होगा। परसेंटेज चेंज भी क्यों हो रहा है ये भी समझिए, क्योंकि पानी लगातार जा रहा है। जब दूसरे की चीज कम हो रही है तो पल्प अपने आप, परसेंटेज पल्प का अपने आप ही ज्यादा दिख रहा है, क्वांटिटी उतनी होने के बावजूद भी ज्यादा दिख रहा है। 500 किलोग्राम अगर ड्राई ग्रेप्स होते हैं तो उसमें 90% पल्प होगा, यानी 450 किलोग्राम। जब ये फ्रेश रहे होंगे तो पल्प तो इतना ही रहा होगा, और फ्रेश में कितना परसेंट है? 20%। तो 100% की वैल्यू निकाली आपने, 2250 किलोग्राम आ गया। तो देखिए अब आप इसे नोट कर सकते हैं, और आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।